सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मोना पहली बार अपने ससुराल आती है। उसके ससुराल में कोई औरत नहीं है जो उसका स्वागत करे, इसलिए उसके पति, ससुर और देवर मिलकर उसका स्वागत करते हैं। आओ बहू, यहाँ तुम्हारी सास तो है नहीं जो तुम्हारा गृह प्रवेश कराए। हम ही तुम्हारा स्वागत करते हैं। भाभी, आप कितनी गोरी हो। आपके सामने तो चांद भी काला है कि भैया, मैंने सही कहा ना? छोटू तो कुछ ज्यादा ही नटखट हो गया है। मोना, चलो जल्दी से अंदर आओ, आगे की रस्में भी कर लेते हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई भी है। ये तो मेरे नए जीवन की शुरुआत है। उम्मीद करती हूँ मेरा ससुराल बहुत प्यारा होगा। तो दोस्तों, ये है मोना, गोरी, खूबसूरत, संस्कारी और दिल की बहुत अच्छी लड़की। उसकी शादी बड़े ही हंसी खुशी के माहौल में हुई है, लेकिन मोना का ससुराल कुछ अलग ही किस्म का है। मोना घर में प्रवेश करती है। घर के सभी सदस्य उसे देखते हैं। ससुर, देवर और जेठ, सबकी आंखों में अलग अलग प्रकार की चंचलता है। सबसे पहले मोना अपने पति मोहन के साथ कमरे में जाती है। थोड़ी देर आराम करती है, फिर किचन में आ जाती है। उसका देवर, जेठ और ससुर घूर घूर कर उसे ही देख रहे होते हैं। हाय, क्या बहू मिली है हमें, वाह भगवान। तभी उसका देवर वहाँ से उठता है और किचन में अपनी भाभी के पास चला जाता है। भाभी जी, बहुत सुंदर लग रही हो। मोना थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन मुस्कुराकर उसका अभिवादन करती है। देवर जी, तुम तो कुछ ज्यादा ही शरारती हो। इतने शरारती तो तुम्हारे भैया भी नहीं है। भाभी जी, वो देवर ही क्या जो शरारती ना हो। ज्यादा शरारत अच्छी बात नहीं है। लगता है तुम्हारे भैया से कह के तुम्हारी भी शादी जल्द ही करानी पड़ेगी। तुम बाहर जाओ, मैं खाना बनाकर लाती हूँ तुम सबके लिए। मोना खाना बनाने के बाद बाहर खाने की टेबल पर सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन उसका देवर, जेठ और ससुर बार बार घूर घूर कर उसे ही देखे जा रहे होते हैं। मोना कुछ बोल तो सकती नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे मोहन बेटा, बहू को अचानक क्या होगा? पिताजी, आज उसका इस घर में पहला दिन है, इसलिए बेचारी शर्मा रही होगी आप लोगों के सामने। वैसे भैया, भाभी तो शर्माती भी बहुत सुंदर लगती हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि इतनी गोरी बीवी आपको मिल गई। अरे चिंता मत कर, मैं तेरे लिए मोना से भी खूबसूरत गोरी बीवी चुन के लाऊंगा। खैर, अब कहानी का असली मजा तब शुरू होता है जब मोना को एहसास होता है कि उसके ससुराल के लोग उससे कुछ ज्यादा ही लगाव दिखा रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह मोना अपने ससुर के लिए चाय लेकर आती है। ससुर जी चाय का कप लेते समय मोना को ही घूर रहे होते हैं और शर्माने का नाटक करने लगते हैं। ओ बहू, तुम्हारे हाथ की चाय में तो जैसे जादू है। ऐसा लगता है जिंदगी गुलाबी हो गई। ससुर जी, आप मुझे इस तरह घूरकर मत देखिए, मुझे शर्म आती है। अरे मोना बहू, शर्माने वाली क्या बात है। जब तेरे हाथ की चाय इतनी स्वादिष्ट है तो तेरे हाथों में क्या जादू होगा। बहू, एक बार मुझसे हाथ तो मिला। अरे नहीं ससुर जी, आप मेरे पिता जैसे हैं। मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती, मैं तो आपके पैर छूती हूँ। अरे बहू, तू कौन से जमाने में जी रही है? अब जमाना बदल चुका है। तू भी बिंदास इस घर में खुलकर अपनी जिंदगी बिता। किसी से शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मोना थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुराती है, पर उसे ससुर के इरादों पर थोड़ा संदेह होने लगता है। कुछ दिन बाद
उसका देवर मोना से उसका मोबाइल मांगता है और कहता है कि उसका मोबाइल खराब हो गया है। वो मोना के फोन में छुप छुप कर उसकी फोटो लेने की कोशिश करता है। मोना को ये अजीब लगता है। देवर जी, ये क्या कर रहे हो? मेरी तस्वीर आप अपने फोन में क्यों ले रहे हो? अरे भाभी भाभी, अपने दोस्तों को आपकी तस्वीर दिखाऊंगा। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि मेरी भाभी कितनी गोरी और खूबसूरत है। मोना अपने देवर से फोन छीन लेती है। खैर, देवर अपनी भाभी को फोन दे देता है और ऐसा नाटक करता है जैसे उसे मोना की बात का कुछ बुरा ही नहीं लगा। भाभी जी, आप तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। आपके बिना इस घर का क्या मतलब? अगले दिन मोना ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी होती है। वो बेहद सुंदर लग रही होती है। उसका जेठ उसे देखते ही तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। अरे वाह बहू, तुम पर ये रंग खूब जच रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें हर दिन यही साड़ी पहननी चाहिए। मोना थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन फिर भी वो हंसी में बात टाल देती है। अरे नहीं भैया, अगर मैं हर दिन यही साड़ी पहनूंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। अरे नहीं मोना, तुम भी गुलाबी और साड़ी भी गुलाबी। जब तुम ये साड़ी पहनती हो तो तुम में और इस साड़ी में कोई फर्क नहीं रह जाता। इधर आओ, मैं तुम्हारी काला टीका लगा दूं, जिससे तुम्हें नजर ना लगे। उसका जेठ काजल लगाने ही वाला होता है कि तभी मोना तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसे ये सब बहुत अजीब लगने लगता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं अब उसके साथ हर रोज होने लगती हैं। उसे हर कोई ठरकी लगने लगता है, पर वो अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसके भाइयों और पिता की बात थी। मेरी शादी के 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे जेठ, देवर और ससुर जी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये सब दिन ब दिन ठरकी होते जा रहे हैं, पर इस बारे में मैं मोहन जी को भी कुछ नहीं बता सकती, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब की दिमागी हालत खराब हो। ऐसा करती हूँ, अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर देती हूँ, वहाँ से कोई न कोई सुराग मिल सकता है। एक बार घर में सभी लोग बाहर गए हुए होते हैं, तब मोना अपने ससुर के कमरे में जाती है। मोना जब अपनी सास के कमरे में पुरानी तस्वीरें देखती है तो उसे ससुराल वालों के अतीत का एक बड़ा राज पता चलता है। दरअसल कुछ साल पहले उनके परिवार में एक बड़ी त्रासदी घटी थी। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और लाइट भी बंद हो जाती है। ये अचानक क्या हो गया? तभी अचानक सामने दीवार पर उस परिवार की कुल देवी प्रकट हो जाती है। पहले तो मोना उसे देखकर डर जाती है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालती है। कौन है आप? मैं इस परिवार की कुल देवी हूँ। ये जो तस्वीरें तुम देख रही हो, इनके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। इसी वजह से ये सारे मर्द ठरकी हो गए हैं, लेकिन तुम ही इन्हें सुधार सकती हो। ये पहली तस्वीर है तुम्हारे ससुर की पत्नी की, यानी तुम्हारी सास की। ये एक ऐसी महिला थी जो हमेशा इस परिवार को प्रेम और समझदारी से जोड़े रखती थी, लेकिन एक अचानक हुई दुर्घटना में ये दुनिया छोड़कर चली गईं। तुम्हारी सास के जाने के बाद ससुर जी खुद को काफी अकेला महसूस करने लगे। उन्होंने कभी अपने दुख को खुले तौर पर व्यक्त नहीं किया, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी ये कमी उन्हें अस्थिर, मानसिक रूप से असंवेदनशील बनाने लगी। ससुर जी की बात तो समझ में आती है, लेकिन जेठ जी और देवर जी ठरकी क्यों है? इनके बारे में भी कुछ बताइए। इन दोनों ने भी अपने जीवन में अलग अलग समय पर सच्चे प्यार के लिए बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन किसी ने उन्हें धोखा दे दिया था और किसी का रिश्ता सफल नहीं हो पाया। इस वजह से उनके दिलों में प्यार के प्रति निराशा और एक तरह का खालीपन घर कर गया था। अब वे इस खालीपन को भरने के लिए किसी पर भी आकर्षित हो जाते थे,
लेकिन ये वास्तव में सिर्फ उनकी पीड़ा का परिणाम था। तो इसका मतलब इन सभी घटनाओं का ससुर जी, देवर जी और जेठ जी पर मानसिक रूप से असर हुआ है। हाँ, इन सभी घटनाओं का असर ये हुआ कि वे वास्तविक प्रेम और रिश्तों की गहराई को भूल चुके हैं। सास की मृत्यु और असफल रिश्तों की वजह से ये परिवार प्यार की सही परिभाषा और रिश्तों के महत्व से भटक गया है। ये खालीपन और दर्द ही ठरकपन के रूप में सामने आने लगा। मोना ये समझ जाती है कि इन सभी का ठरकपन असल में उनके टूटे हुए दिल और जीवन की कठिनाइयों का परिणाम है। इसके बाद वो परिवार के हर सदस्य से एक एक करके बात करती है। कुल देवी वाली कही सारी बातें बता देती है। वो उनके भीतर छिपे दुख और अकेलेपन को महसूस करती है और उनसे कहती है, आप सब जो प्यार और रिश्ते में खो चुके हैं, वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आज मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझ में एक बहू ही नहीं बल्कि एक साथी, एक दोस्त और एक परिवार के सदस्य के रूप में प्यार और सम्मान दें। बहू, शायद हम सबके दिलों में जो खालीपन था उसने हमें गलत राह पर खड़ा किया। हमें एहसास हुआ कि तुम्हारे रूप में हमें फिर से एक परिवार और सच्चे रिश्ते का आधार मिला है। मोना उन्हें समझाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण में नहीं बल्कि आपसी सम्मान और साथ में होता है। वो उन्हें बताती है कि अगर वे अपने दुखों को साझा करेंगे और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो ये घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। बहू, हमने तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, परंतु तुम्हारे समझाने के बाद अब हमें गलती का एहसास हो गया है। परिवार में प्यार और सम्मान हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। मैं जल्दी ही अपने दोनों भाइयों की शादी कर दूंगा, यहाँ तक कि पिताजी की, आपकी भी पिताजी। तो इस तरह से कुछ ही दिनों में मोहन जबरदस्ती तीनों की शादी करा देता है। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मोना का सम्मान उस घर में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। कुल देवी एक रात मोना का धन्यवाद भी अदा करती हैं। जुड़वा सहेली बनी देवरानी। रिंकी और मिंकी दो जुड़वा बहनें थीं जिनका सिर्फ एक ही काम था, लोगों के बीच टांग अड़ाना और अपना उल्लू सीधा करना। एक दिन जब उन दोनों की खास दोस्त मीना किसी मॉल में शॉपिंग करने गई, तब ये दोनों जुड़वा बहनें भी उसके पीछे पीछे पहुंच गईं। रिंकी, मिंकी, तुम दोनों यहाँ? दोनों ने पलटकर मीना की तरफ देखा। क्यों, हम दोनों यहाँ नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन तुम में से रिंकी कौन है और मिंकी कौन है? दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है। मैं मिंकी हूँ। वैसे मीना, तूने सही कहा। ऐसा करते हैं, मैं अपने लिए अभी अलग ड्रेस ले लेती हूँ, कैसा रहेगा? सही रहेगा, पर ये बात तुम दोनों को तब समझ में नहीं आई जब दोनों घर से तैयार होकर निकली थी। जो हो गया उसे जाने दो ना। ठीक है, चल। सबसे पहले मीना ने खुद के लिए शॉपिंग की, उसके बाद मिंकी ने बहुत महंगी ड्रेस ले ली। जब पेमेंट देने की बारी आई तब वो दोनों मीना की तरफ देखने लगी। मैडम, ये रहा आपका बिल। मीना, जल्दी से बिल दे दे, उसके बाद हमें कार्ड बांटने भी तो जाना है तेरी शादी के। मीना ने जो खुद के लिए शॉपिंग की थी उसके पैसे तो दिए ही साथ मिंकी ने जो महंगी ड्रेस खरीदी उसके पैसे भी उसे देने पड़े। खैर, ये तो उनका रोज का ही काम था। मीना की शादी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर राहुल के साथ हो गई। शादी का दिन था। मीना की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए मिंकी और रिंकी ने जूते चुराए। जीजा जी, जब तक आप 1 लाख रुपए नहीं देंगे ये जूते आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन बेटा, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। अरे कोई बात नहीं माँ, ये हमारी जुड़वा सालियां हैं, इनका हक तो बनता है। राहुल ने दोनों जुड़वा बहनों को 1 लाख रुपए दे दिए और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राहुल और मीना अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। वहीं दूसरी तरफ रिंकी और मिंकी दोनों प्लान बनाने लगी। मिंकी, जीजा जी तो बहुत मालदार पार्टी है, चल उनके यहाँ ही अपना डेरा डालते हैं। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन ही दोनों जुड़वा बहनें मीना के घर पहुंच गई। उनके घर पहुंचते ही दोनों जुड़वा बहनों ने राहुल को गले लगा लिया। जीजा जी कैसे हैं आप? आप तो हमें भूल ही गए।
इतने में राहुल का छोटा भाई विक्की वहाँ पर आ गया। वो क्या है ना, हमारे बड़े भैया को भूलने की बीमारी है। इतना कहकर विक्की जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से उन दोनों ने मीना के घर पर ही अपना डेरा डाल दिया। मीना जब खाना बना रही थी तभी दोनों जुड़वा बहनें किचन में उसके पीछे पीछे पहुंच गईं। अरे मीना, तेरी शादी तो किसी महाराज के घर हुई है, ये घर नहीं, ये तो पूरा राजमहल लगता है। मिंकी बिल्कुल सही कह रही है मीना। मीना, आज हम दोनों के लिए मटर पनीर और गाजर का हलवा बना दे। लेकिन राहुल के परिवार को तो इस बरसात के मौसम में आलू के पराठे खाने का बहुत मन है, मैं वही बना रही हूँ। अरे तो क्या हुआ, पराठे भी बना ले और हमारी पसंद का मटर पनीर भी बना दे। ये सब कुछ राहुल की सास देख रही थी। जैसे उसकी सास किचन में आई, रिंकी और मिंकी वहां से हटकर राहुल के पास चली गई। दोनों जुड़वा बहनों ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, जीजा जी, आप मीना के साथ तो बहुत घूमते हैं, हमें भी उत्तराखंड की वादियां घूमनी है, क्या आप हमें ले चलेंगे? इतने में मीना और उसकी सास वहां पर आ गए। रिंकी, मिंकी, तुम क्यों अपने जीजा जी को परेशान कर रही हो? उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम लोग को घुमाते फिरे। रिंकी, मिंकी, राहुल का हाथ छोड़ो। रिंकी और मिंकी ने राहुल का हाथ छोड़ दिया, लेकिन तभी बीच में राहुल खुद बोल पड़ा, माँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 जुड़वा सालियाँ हैं और उनकी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। मीना और उसकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन राहुल अपनी दोनों खूबसूरत जुड़वा सालियों पर पिघल गया था। इसीलिए अगले दिन वो लोग उत्तराखंड की वादियां घूमने चले गए। एक हफ्ते बाद जब वो लोग वापस आए तब मीना का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ मीना? माँ जी, वहाँ पर हम लोग हनीमून मनाने गए थे, लेकिन जब देखो तब ये दोनों राहुल के पास ही चिपकी रहती हैं। मैं अगर कुछ कह देती हूँ तो राहुल मुझसे ही लड़ाई करने लगते हैं, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। अरे तो ये तो तेरी सहेलियां हैं ना, जब से तू ब्याह कर इस घर में आई है ये दोनों अपना ज्यादातर टाइम यहीं पर बिताती हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको सासू माँ, ये दोनों बेशर्म हैं, इनको कुछ भी कह दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी ये सब बातें राहुल ने सुन ली और वो बीच में बोल पड़ा, अरे मीना, तुम मेरी माँ को मेरी सालियों के खिलाफ क्यों भड़का रही हो? उस वक्त मीना और उसकी सास चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। रिंकी और मिंकी दिन भर जब भी राहुल घर में रहता अपना वक्त राहुल के साथ ही बिताती। उनकी वजह से घर में लड़ाइयां भी होती थी। सारी शॉपिंग वो दोनों राहुल से करवाती थी। इन सब से परेशान होकर मीना और उसकी सास ने एक प्लान बनाया। देख मीना, हम लोग इतने नीच खानदान के तो है नहीं कि इन्हें धक्के मारकर भगा दें। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे या तो ये दोनों सुधर जाएंगी या तो इस घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगी। ऐसा कौन सा तरीका है माँ जी? इन दोनों जुड़वा बहनों की शादी विक्की के साथ कर देते हैं, तब ये तेरी देवरानियां बन जाएंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। राहुल को तो इस बात से ऐतराज था। जब उन लोगों ने विक्की से बात की तो विक्की मन ही मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि 2 जुड़वा हुस्न की परियां उसे एक साथ जो मिल रही थी। रिंकी, मिंकी, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल ना मीना, क्या तुम दोनों मेरी देवरानियां बनने के लिए तैयार हो? ये सुनकर रिंकी और मिंकी हैरान रह गई। लेकिन तेरा देवर तो सिर्फ एक ही है, हम दोनों तेरी देवरानी आखिर कैसे बन सकते हैं? मैं तुम दोनों की ही शादी विक्की के साथ करना चाहती हूँ। मैंने और सासू माँ ने विक्की से बात भी कर ली है, वो तुम दोनों से शादी करने को तैयार है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है, कल तक बता देना। इतना कहकर मीना अपने काम में लग गई। रात में रिंकी और मिंकी आपस में बात कर रही थी। देख रिंकी, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, अभी भी हम इस घर में अपना मैक्सिमम टाइम तो स्पेंड करते ही हैं। अगर इतने बड़े खानदान की हम लोग बहुएं बन जाएंगी तो जरा सोच, हमारे पास सब कुछ होगा, हम लोग अपनी लाइफ रानी की तरह बिताएंगे। तो इस तरह से रिंकी और मिंकी की शादी विक्की के साथ हो गई। रिंकी, मिंकी, इधर आओ। अब तुम दोनों इस घर की बहू बन चुकी हो तो मीना की तरह तुम्हें भी इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। बाथरूम में जाओ, वहाँ पर विक्की के, राहुल के, मेरे, तुम्हारे ससुर जी के और मीना के कपड़े पड़े हैं। दोनों लोग मिलकर जल्दी से धो डालो, उसके बाद मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट का नाम सुनते ही रिंकी और मिंकी तुरंत बाथरूम में चली गई और सारे कपड़े धो डाले। सासू माँ, हमने सारे कपड़े धो डाले। दोपहर से शाम कर दी तुम लोगों ने कपड़े धोते धोते, अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। अब ऐसा करो, जल्दी से मटर पनीर, आलू के पराठे, खीर ये सब बना दो, बाकी मैं बाद में बताती हूँ। उन दोनों के पास अपनी सास की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब दोनों जुड़वा बहनें मिलकर खाना बनाने लगी। जब से हमारी शादी हुई है तब से मीना तो कुछ करती नहीं, जब देखो तब अपनी सासू माँ के साथ बैठकर टीवी सीरियल देखा करती है। सही कहा तूने। अगले दिन उसकी सासू माँ ने रिंकी और मिंकी को बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गहने गिफ्ट कर दिए, लेकिन गिफ्ट देने के बाद उन दोनों का काम और भी ज्यादा बढ़ा दिया उसकी सासू माँ ने। अब घर की साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब काम रिंकी और मिंकी से ही उसकी सास कराने लगी।
विक्की, तुम्हारी माँ हमेशा हम दोनों से ही काम कराती रहती हैं। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है? जब मेरी माँ की शादी हुई थी तब सारा काम वो करती थी। उसके बाद भैया की शादी हो गई तो मीना भाभी सारा काम करती थी। तुम दोनों भी तो अपना काम उनसे कराती थी। अब जब मेरी शादी हुई है तो तुम दोनों काम कर रही हो। अगर काम करने में थकावट हो रही है तो तुम मुझसे तलाक ले लो। अगले दिन रिंकी और मिंकी ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया, क्योंकि अगर वो तलाक ले लेती तो जितने भी गिफ्ट, हीरे जवाहरात, अच्छी अच्छी साड़ियां उसकी सास ने उन्हें दी थी वो वापस करनी पड़ती। इसलिए वो दोनों हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग गई। 6 महीने बीत गए, ना ही उनका कोई पता चला और ना ही उनका फोन लगा। सासू माँ, आपका प्लान तो काम कर गया। मैंने पहले ही कहा था तुझसे, लड़ाई झगड़ा करके आजकल कोई हल नहीं निकलता, इसीलिए ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। मैंने इन दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों समझी ही नहीं, तो इसके अलावा मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आया। इस तरह से उन दोनों जुड़वा बहनों से मीना का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट गया और वो लोग अब खुशी खुशी रहने लगे।